भारत में पारसी और जैन संप्रदाय जो ऐसे संप्रदाय हैं जिनकी जनसंख्या तो बहुत कम है, पर ये सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस है। और पारसी कम्युनिटी की तो कहाँ तक बात है, ये सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस होने के अलावा सबसे ज्यादा बुद्धिमान कम्युनिटी मानी जाती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े वकील, नानाजी पालकीवाला, सोली सोराब जी, फली नरीमन, सब जो टॉप के लॉयर्स है सब पारसी रह चुके हैं। इनका हर एक फील्ड में विशेष योगदान है। एक जमाना था जब क्रिकेट में भी पारसी कम्युनिटी का बोलबाला रहता था, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, उमरीगर, इंजीनियर वगैरह, ये सब के सब पारसी कम्युनिटी के थे। और इंडस्ट्रियलिस्ट में तो आप रतन टाटा का तो मुकाबला ही नहीं है। रतन टाटा मेरे ख्याल से जो आज के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति भारत के हैं, उससे कहीं ज्यादा का तो वो जन सहयोग कर चुके। दान तो उनके लिए कहना बहुत छोटी चीज है। दान देने वाले तो अपने फोटो खिंचवाने के लिए दान देते हैं। वो तो ऐसे सहायता करते थे कि एक हाथ दूसरे को पसंद पता नहीं लगे। ये पारसी कम्युनिटी की विशेषता है कि लिव फॉर द सोसाइटी एंड नॉट फॉर योर सेल्फ। और इस विशेषता ने ही उनको जो था एक तरफ ऐसी तरफ ले जाके रख दिया कि ये धीरे धीरे डिमिनिश होने लगी। ये लोग समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए करते हैं। पहली बात तो ये शादी ही नहीं करते कई लोग, और करते हैं तो बहुत लेट स्टेज पे करते हैं कि बच्चे नहीं पैदा हो। बल्कि भारत सरकार जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया करती थी या उसके लिए प्रोत्साहन देती थी, उन्हें उल्टा करना पड़ा। उन्हें पारसियों के वंश वृद्धि के लिए, कि इनकी तेजी से गिरती हुई जनसंख्या को संभालने के लिए कदम उठाने पड़े कि पारसी समुदाय की जनसंख्या गिरे नहीं, कम से कम स्थिर तो हो जाए। पर फिर भी हमें बड़ा अफसोस होता है कि संसार की सबसे समृद्धशाली, सबसे बुद्धिमान जो कम्युनिटी है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वकालत हो, सब में, और उनकी जनसंख्या तेजी से गिरती जा रही है। तो इसलिए कुछ सुधार किए भी गए, जैसे इनके ये तो ये कहते थे कि मरने के बाद भी हमारा जो शरीर है वो जीवों के लिए काम आए, पर समय के अनुसार उन्हें भी पलटना पड़ा। और अब वो इलेक्ट्रिक कमीशन की तरफ आ गए बजाय गिद्धों के खिलाने को, जब गिद्ध मिलते ही नहीं। इसी तरीके से मैं ये कहूँगा, मेरा सुझाव है कि कुछ वो अपने जो कड़ाई के नियम है उनमें ढील दें। जैसे पारसी समुदाय में ये है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की समुदाय से बाहर शादी करता है तो पारसी समुदाय से निष्कासित किया जाता है। ऐसा ना करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि पारसी कम्युनिटी ज्यादा बढ़े। वो ये कर सकते हैं कि वो कहें कि भाई हमारी कम्युनिटी में शादी कर रहे हो तो हमारा पारसी कम्युनिटी के सारे रीति रिवाज अपनाओ। ऐसा कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इनमें बिल्कुल लालच नहीं होता, बड़े संतुष्ट लोग होते हैं, बाय नेचर ये लोग संतुष्ट होते हैं। और इनका ये है कि ये जब भारत आए थे तो जिस जगह से आए थे ये हमेशा सही बात को सही कहते हैं, और इसीलिए वो देश इन्हें छोड़ना पड़ा था और भारत में आए थे। और जब से ये बेकार की दखलंदाजी नहीं करते। और एक बात मैं और कहूँगा, हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व हैं। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी तो देश से पिछले आज़ादी के आज करीब 75-80 साल होने को जा रहे हैं, तो लगभग शून्य हो चुकी है। अब ये जो रिजर्वेशन है जो एंग्लो इंडियन की जगह, ये पारसी कम्युनिटी के लिए कर देना चाहिए। इसी प्रकार जैन धर्म भी है। जैन धर्म की भी जो संख्या है वो काफी कम है भारत में, पर ये भी सबसे समृद्धशाली कम्युनिटी में से एक है। और दानवीरता वगैरह इनमें भी अच्छी देखने को मिली है। अब इनके यहाँ दो धार्मिक रीति रिवाज हैं। एक का तो मैं समर्थक हूँ कि मतलब ये जब आदमी मरणासन अवस्था में होता है तो ये संथारा अपना लेते हैं।
अब बजाय इसके कि एक जिंदा लाश को तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए और अल्टीमेटली सबको पता है कि ये बच नहीं सकता, उसकी जगह ये ईश्वर में अपना जो भी इनका धर्म है उसमें आस्था रखते हुए संथारा विधि अपनाते हैं और ये खाना पीना त्याग देते हैं। उससे क्या है कि धर्म की तरफ जाते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और जिंदा लाश बच होने से बच जाते हैं। पर दूसरी एक जो इनकी विधि है, मैं वो चाहता हूं कि जैन समुदाय उस पर गौर करे और तो अगर संभव हो तो भारत सरकार को भी उस रीति में कुछ अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने सती प्रथा पे रोक लगाई, तो ये कोई हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं के धार्मिक मामलों में भारत सरकार ने दखलंदाजी करी है, क्योंकि ये प्रथा वास्तव में अमानवीय थी। पर इसी प्रकार एक प्रथा जैनियों में भी है। इसमें क्या है कि बहुत कम उम्र के बच्चे तक भी, जो कि जिनके पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उनके माँ बाप के पास होती है, वो पूरा का पूरा परिवार कई बार संन्यास ले लेता है और हजारों करोड़ की संपत्ति सड़क पे लुटाते हुए जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मतलब दान धर्म नहीं करना चाहिए, पर एक उम्र होनी चाहिए जिसमें कि ये सन्यास के लिए अलाउड होना चाहिए। हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी का टॉपर, वो टॉपर होने के बाद बजाय अपने जो उसने विद्या अर्पित करी उसका कुछ फायदा उठाता समाज के लिए, वो उसने सन्यास ले लिया। वो कह रहा है जी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सबसे ऊंची चीज है। अरे भाई, समाज कल्याण भी बहुत जरूरी है। अगर तुम इतने बुद्धिमान हो, तुमने सब कुछ किया, तो उस विद्या का पहले सदुपयोग करो। और क्योंकि ये प्रथा इसमें जैन धर्म में ये है कि नाबालिग बच्चों को भी संन्यास दिला दिया जाता है। अब उन बच्चों को समझ तो होती नहीं है, अब वो सिर्फ माँ बाप के कहने पे संन्यास ले लेते हैं। अरे वो सोच विचार के काबिल ही नहीं है। तो ये तो इस तरीके से हुआ जैसे कि जबरदस्ती किसी के पति की मृत्यु होने पे जबरदस्ती उसे सती कर दिया जाए। इसी प्रकार ये नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती संन्यास दिला देना, उन्हें फुसला के उकसा के कि नहीं बहुत बढ़िया चीज है संन्यास, संन्यास बहुत अच्छी चीज है, मैं उसका समर्थक हूँ, पर एक कम से कम एक उम्र सीमा जरूर होनी चाहिए। जबकि जो भी लड़का या लड़की स्त्री या पुरुष इस अवस्था में पहुंच जाए कि वो अपने भले बुरे को सोच सके। और दूसरी बात ये कि वो पहले जो अपने समाज के प्रति दायित्व है वो किसी हद तक पूरे कर ले। मैं ये नहीं कहता कि 60 साल की उम्र में जाके संन्यास लो, वो तो वानप्रस्थ हो गया। संन्यास लो, मैं एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि 40 साल की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाए। उसमें जो भी कोई है अपना घर बसाना चाहे, शादी करना चाहे कर ले। अगर उसे संन्यास लेने की इतनी इच्छा है तो 40 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके देखे, और 40 साल तक शादी भी नहीं करे, 40 साल के बाद संन्यास ले ले। एक मिनिमम एज जरूर होनी चाहिए। और अगर वो समझता है कि भाई शादी करके मियाँ बीवी दोनों संन्यास ले लेंगे, ठीक है, जब तक उनकी उम्र अपने बुद्धि के अनुसार काम करने की हो जाती है 40 साल की उम्र में ले लें। जब तक अगर बच्चे भी कुछ बड़े हो जाएंगे, कुछ समझदार हो जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे कि अब हमारी परिवार के प्रति जिम्मेवारी खत्म हो गई है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 40 साल में जरूर ले ले, 40 की जगह 45 में ले लें, जब बच्चों को अपना बिजनेस या परिवार का सारा दायित्व सौंप के फिर संन्यास ले लें। पर ये नाबालिग बच्चों को संन्यास दिलाना या शादी के तुरंत बाद अपना, शादी क्यों करी थी भाई अगर तुम्हें संन्यास ही लेना था तो ये दो परिवारों के लिए अच्छा बात नहीं है ना कि उनके पेरेंट्स पे सोचो। खैर ये तो एक धर्मान है कि पेरेंट्स भी उस चीज को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इसमें तो जैन समुदाय को खुद ही कदम लेना चाहिए कि एक न्यूनतम आयु
निर्धारित कर दें कि इससे कम उम्र में हम संन्यास नहीं लेने देंगे, और वो उम्र चाहे 40 साल रखें या 35 साल रखें या 45 साल रखें, ये उनकी इच्छा है, पर नाबालिगों को तो बिल्कुल भी संन्यास नहीं दिलाना चाहिए। ये एक कानून, और अगर समुदाय, जैन समुदाय खुद नहीं इसमें कदम लेता, तो भारत सरकार ने जैसे सती प्रथा के लिए कानून बनाया उसके विरोध में, इसी प्रकार से इस धर्म के लिए भी थोड़ी दखलंदाजी करनी चाहिए। और इससे जैन धर्म का भी जो आबादी है कुछ तो बढ़ेगी, कुछ तो उनकी परसेंटेज बढ़ेगी। आज जैन धर्म की भी जो आबादी में योगदान है काफी कम है, और पारसी और जैन धर्म दोनों माइनॉरिटीज हैं, तो इन्हें अल्पसंख्यकों का दर्जा वैसा तो मिलता है, पर बड़े हमारे अफसोस की बात है कि ये जिन कम्युनिटीज को पारसी और जैन जिनकी संख्या बहुत कम है, उन्हें अल्पसंख्यक होने का फायदा उतना नहीं मिलता जितना कि ऐसे अल्पसंख्यक धर्म को मिल जाता है जिसकी की बहुत बड़ी आबादी है, और कई हद तक वहाँ पे मतलब उन सुविधाओं का हो सकता है कि दुरुपयोग भी हो रहा। बाहर से, विदेशों से उस कम्युनिटी के लोग आ गए यहाँ भारत में बस रहे हैं और जनसंख्या बढ़ाने की नीयत से बढ़ रहे हैं, बच रहे हैं। तो ये सब भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। और चलिए ये तो अलग बात है, पर जैन और पारसी समुदाय को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के उपाय सोचने चाहिए, और जैन समुदाय को संन्यास वाली जो प्रथा है उसमें एक न्यूनतम आयु निर्धारित करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो भारत सरकार इसमें पहल करे। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी हाल में श्री रतन टाटा जी का निधन हुआ। वैसे तो मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बढ़िया शख्सियत को भारत रत्न जीते जी क्यों नहीं दिया गया। खैर, अब तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया है, तो केंद्रीय सरकार को चाहिए था कि तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार करके उन्हें भारत रत्न दे देते। और भारत रत्न तो ऐसी महान आत्मा के लिए एक बहुत छोटी चीज है। भारत सरकार को चाहिए कि उनका नाम जो है नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रस्तावित करें बकायदा सरकारी तौर पे। वो डिजर्व भी करते थे। अगर उनके जितने भी सोशल मीडिया पे उनके निधन के बाद जितनी भी संवेदना संदेश आम पब्लिक के देखे गए ट्विटर पे या फेसबुक पे या और किसी सोशल मीडिया पे, मेरे ख्याल से वो भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इतना बड़ा जो पब्लिक के लिए दानवीर शब्द फिर उनके लिए छोटा हो जाता है, पर जो भी है थे दानवीर। इतना बड़ा दानवीर शायद संसार में बहुत कम रहे होंगे, इसलिए नोबेल पीस प्राइज से कम तो उनके लिए होने ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात और कि स्मारक सिक्के, स्मारक डाक टिकट, ये तो आजकल बहुत कॉमनली लोगों के लिए निकाल दिए जाते हैं। तो रतन टाटा जी के लिए निकालने चाहिए, बल्कि रतन टाटा जी के लिए तो सीरीज निकालनी चाहिए पूरे कॉइन की, जो कि सर्कुलेशन में जितने भी डिनोमिनेशंस के कॉइन्स हैं और एक कॉमेमोरेटिव कॉइन्स सिल्वर और लॉय का, ये सारे के सारे निकालने चाहिए। बल्कि उनके लिए तो कुछ विशेष सम्मान देना चाहिए। भारत सरकार को उनके स्मृति में एक स्मारक सोने का सिक्का निकालना चाहिए, जो कि 10,000 रुपए का हो सकता है, पर उसमें गोल्ड वैल्यू जो है वो करीब 60-70% रहे उसकी फेस वैल्यू की। 10,000 रुपए का या 5,000 रुपए का एक गोल्ड कॉइन, सबसे पहला गोल्ड कॉइन स्वतंत्र भारत का रतन टाटा जी के स्मृति में निकालना चाहिए। और पूरी एक डाक टिकट श्रृंखला उनके लिए निकालनी चाहिए। करेंसी नोटों पे तो मैं इसलिए नहीं सुझाव दूंगा कि एक बार ये परंपरा चल गई तो जिस तरीके से भारत रत्न पॉलिटिशियंस की लगभग मोनोपोली हो चुका है, ऐसे ही करेंसी नोट्स भी पॉलिटिशियंस की मोनोपोली हो जाएंगे। नहीं तो अगर करेंसी नोट्स पे भी
अगर और लोगों के आए तो रतन टाटा का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। तो रतन टाटा के लिए तो और ये देख लीजिए वो पारसी समुदाय से थे। पारसी समुदाय की जितनी खूबियां हो सकती हैं वो सारी खूबियां उनमें ऑटोमेटिकली थी, क्योंकि ये तो पारसियों की विशेषता होती है कि उनकी जो समुदाय की खूबियां होती हैं वो हर एक व्यक्ति में होती है, आम व्यक्ति में भी और विशेष व्यक्ति में भी। तो रतन टाटा जी का तो विशेष सम्मान भारत सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि कभी किसी भारतीय को ऐसा सम्मान मिला ही नहीं। अब मैं आपका ध्यान एक और चीज की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए भारत सरकार का रुख बहुत उन लोगों के प्रति सहानुभूति पूर्वक है। हम कई बार तो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि माइनॉरिटीज को हमारा सारे राइट्स दिया रहे, विशेषकर एक समुदाय विशेष को। पर मैं दूसरी इसका दूसरा आईना देखता हूँ कि आज बांग्लादेश और में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं इतनी भारी चिंता का विषय है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से भारत सरकार के भी समझ में नहीं आ रहा, और कि ये कैसे रोका जाए हिंदुओं का। वहां पे जो हाल चल रहा है वहां तो हिंदू खत्म ही हो जाएंगे, हिंदू को सबको मार देंगे वो तो, क्योंकि वहां पे एक तो जो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वो, और अब तो उन्हें पुलिस का और मिलिट्री का सहयोग मिल गया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद वो हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए, वो तो 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। 20 जनवरी 2025 में, और अभी तो 2 महीने से ज्यादा का गैप है। 2 महीने तो क्या हुआ, तो 2 दिन का सबर नहीं है उन लोगों को, वो इतने बुरी तरीके से अत्याचार करे जा रहे हैं। और जब बांग्लादेश बना था तो उसी समय वहां पे करीब 22% हिंदू थे, जो कि आज घट के 8% तो पहले ही रह गए हैं। और जो बुरा हाल वहां पे हो रहा है कि समझ में नहीं आता, बड़े अफसोस की बात है। इसमें तो एक गहन मंथन की जरूरत है। और अफसोस इस बात का है कि भारत का जो विपक्ष है वो वोट बैंक अपीजिंग के लिए भारत सरकार को इन बातों में कहीं पे सहयोग नहीं देता। वैसे तो वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है विपक्ष, पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो हमारे देश में जो अपोजिशन का रुख है वो बहुत नकारात्मक है। भारत सरकार का जो एक रवैया है उसमें वो एक सकारात्मक भूमिका अदा नहीं करते हैं। अब इतने बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते जा रहे हैं, और अपोजिशन उन्हें एक तरीके से चुप रह के सपोर्ट इसलिए करता है कि वो उनका वोट बैंक बन जाता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। हाँ, पाकिस्तान में जरूर ये मैं मानता हूँ कि इन दिनों जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि पाकिस्तान में कुछ सुधार स्थिति में हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी कुछ सुधार हुआ है कि ऐसे अत्याचारों के प्रति वहाँ की सरकार भी कदम उठा लेती है। हाँ, एक जबरन शादियों का तो जरूर चक्कर है वहाँ पे, और वो भी हो सकता है कि अब भारत सरकार के सक्रिय होने से, और जो अभी ये भारत सरकार ने कानून बनाया है कि हिंदू शरणार्थियों को वो भारत में नागरिकता देंगे, इन सब से फर्क पड़ेगा कुछ वहाँ पे। अगर ज़्यादा संख्या में आए तो उनकी बदनामी भी होगी इंटरनेशनली। और पाकिस्तान की ये तो अपनी समस्याएं ऐसी हैं कि अब उन्हें ज़्यादा वो भारत सरकार को रजिस्ट नहीं कर सकते, जिस हालत में पाकिस्तान पहुंच चुका है, कंगाली के कगार पे पहुंच चुका है। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके की, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, इस तरीके की हरकत अब करने का कोई दुस्साहस वहाँ पे कर नहीं सकता। अब वैसे भी वहाँ पे जैसा हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, वहाँ पे अपोजिशन लीडर भी और रूलिंग वाले भी
हिंदुओं के त्योहारों पे आते जाते हैं, फंक्शंस पे आते जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो कुछ स्थिति नियंत्रण में लगती है, पर बांग्लादेश की स्थिति जरूर चिंताजनक है। और इसमें तो विपक्ष को, भारत के विपक्ष को चाहिए कि खुल के बोलना शुरू करे, जिससे कि पूरे संसार में ये एक संदेश जाए कि बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार के ऊपर तो भारत का विपक्ष भी सरकार का साथ दे रहा है। अब और देशों में क्या होता है, कम से कम विदेश नीति और रक्षा नीति में तो इजराइल में चाहे आपसी कितना भी पॉलिटिकल मतभेद हो, पर विदेश और रक्षा नीति में विपक्ष और सरकार एक साथ होते हैं। पर अफसोस इस चीज का है कि हमारे देश का विपक्ष तो बिल्कुल ही नकारात्मक भूमिका अपनाता है, और सिर्फ उनको एक ही चिंता है, हम किसी तरीके से अपीजिंग पॉलिसी और वोट बैंक पॉलिटिक्स से बस सीटें हासिल कर लें, वोट हासिल कर लें। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। भारत की जनता को सोचना चाहिए कि वो विपक्ष को सबक सिखाएं कि तुम इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर चुप हो। और खाली विपक्ष नहीं, आज बॉलीवुड है, वो हर एक चीज पर रिएक्ट करता है। कोई भी अल्पसंख्यक की बात होती है इन देश में तो रिएक्ट कर देता, कुछ भी कर देता, वो भी चुप है। जितने भी इस तरीके के हैं लोग जहाँ पे कि पब्लिक जिन्हें फॉलो करती है, वो सभी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर चुप है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो विपक्ष है या सेलिब्रिटीज है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर बिल्कुल मौन व्रत धारण किए हुए हैं। अब भारत सरकार के ऊपर ये है कि वो किस तरीके से इसे यूएनओ में ले। और 20 जनवरी को तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत उम्मीद है कि वो कंट्रोल में लाने में अपने, भारत संसार का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य माना जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार कह चुके हैं कि भाई वो बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार उन्हें पसंद नहीं है और वो हिंदू कम्युनिटी और इंडियंस को फेवर करते हैं। ये सब बातें वो कह चुके हैं। तो उम्मीद है 20 जनवरी के बाद तो ठीक हो जाएगा, पर 20 जनवरी से पहले ही वहां पे जितना बेड़ा गर्क हो जाना होगा वो हो जाएगा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी क्या करेंगे, वो कोई मरे हुए आदमियों को जीवित थोड़ी कर देंगे। तो इसलिए इसमें तो भारत, और अच्छी बात है कि भारत सरकार के हमारे जितने भी सरकारी नेता, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के जितने लोग हैं, वो इस बात की तरफ रिपीटेडली कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों चुप है, विपक्ष क्यों चुप है। ये तो अच्छी बात है, पर विपक्ष की चुप्पी तो जनता ही तोड़ सकती है ना। तो जनता जनार्दन को चाहिए कि विपक्ष को बोलने के लिए मजबूर करें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के खिलाफ। इसी संदर्भ में मैं एक बात की और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब ये हमारी जो इस समय रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जब ये अपोजिशन में थी तो ये किस तरीके से इनका सकारात्मक रवैया रहता था, ये देखने वाली बात है। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री थे, और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की तरफ से एक उपयुक्त प्रतिनिधि चाहिए था। तो पीवी नरसिम्हा राव ने अपने विदेश मंत्री पे विश्वास न करके उस समय के विपक्ष के नेता माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का नेता बन के जाने के लिए आग्रह किया। तो वो कांटों का ताज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी राष्ट्र हित में कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को माकूल जवाब दे पाऊंगा, उन्होंने वो कांटों भरा ताज बड़े आराम से अपने सिर पे पहना और वहां पे पाकिस्तान को अपनी वाक शैली के सहारे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे संसार में उनकी वाहवाही हुई। पर ना तो पता नहीं कांग्रेस वाले जो हैं पीवी नरसिम्हा राव का कोई नाम ही नहीं लेता, जबकि वो उन्हीं के बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। क्या चल रहा है कांग्रेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये परिवारवाद है या
बिल्कुल ही मतलब एक ही सिद्धांत बना रखा है एंटी बीजेपी, चाहे उसमें राष्ट्र का भला हो या नुकसान हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये विपक्ष की भारत में इस समय क्या भूमिका है। मैं तो यही चाहता हूं कि वर्तमान विपक्ष भी उसी तरीके से सकारात्मक रुख दिखाए भारत सरकार को सहयोग करने में, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे तो कम से कम, जैसा कि उस समय विपक्ष के नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय की पीवी नरसिम्हा राव द्वारा नेतृत्व की जाने वाली कांग्रेस सरकार के साथ दिखाया था।